हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल SCGA इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12th का 4th चैप्टर द रेड ट्रैप स्टडी करेंगे और ये चैप्टर सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा लिखा हुआ है और इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। Students, let's start the chapter The Red Trap. And first of all, we will read about the writer of this chapter. And Selma Lagerlof is the writer. She is a lady and she was born in 1858 and died in 1940. उनका जन्म 1858 में हुआ था और 1940 में उनकी मृत्यु हुई थी। और वो एक स्वीडिश राइटर थी। स्वीडिश का मतलब स्वीडन की। और इनकी जो कहानियाँ हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं इनटू मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं में। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, और उनकी कहानियों में एक यूनिवर्सल थीम है, यानी एक सार्वभौमिक एक विषय वस्तु है जो कि सारी कहानियों में हमको दिखाई देती है। अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। और वो थीम क्या है कि इस बात का विश्वास करना कि जो ह्यूमन बीइंग की जो एसेंशियल गुडनेस है, यानी जो आवश्यक अच्छाई है, वो हर व्यक्ति के अंदर अंडरस्टैंडिंग और लव के थ्रू जागृत की जा सकती है। यानी घृणा या नफ़रत से किसी के अंदर प्रेम नहीं जगाया जा सकता, बल्कि प्रेम या समझदारी से ही किसी के अंदर छुपी हुई भलाई को जगाया जा सकता है। दिस स्टोरी इज सेट amidst द माइंस ऑफ स्वीडन। और ये जो कहानी है वो स्वीडन की जो माइंस हैं, जो खदान होती हैं जिनमें हम खोद करके ज़मीन के अंदर से चीज़ें निकालते हैं, तो उस एरिया में जहाँ पर स्वीडन में ये सारी चीज़ें थीं, खदान थी, तो वहाँ सेट की हुई है, रिच इन आयरन ओर। और ये जो माइंस हैं वो काफ़ी रिच थी आयरन ओर में, वहाँ से आयरन ओर निकाला जाता था। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। और इस कंट्री की यानी स्वीडन की हिस्ट्री और लेजेंड्स में इस एरिया का, इस या आप कहें कि इन खानों का एक बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। और ये जो कहानी है वो थोड़ा सा फेरी टेल के मैनर में, जैसे हम परी कथा कहते हैं, उस परी कथा के रूप में इसको कहा गया है। तो चैप्टर की अब मेन स्टोरी अब शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन। एक बार एक आदमी था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तार से बनी हुई चूहेदानियाँ बेचता हुआ घूमता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। वह उन्हें अक्सर अपने ऑड मोमेंट्स में बनाता था। ऑड मोमेंट्स का मतलब इरेगुलर टाइम्स, यानी जब भी उसे कोई समय मिलता था, जब वो फालतू बैठा हुआ होता था। फ्रॉम द मटेरियल, और उस मटेरियल से ही गॉट बाय बैगिंग इन दी स्टोर्स और एट द विग फार्म्स। यानी वो मटेरियल जिसको वो किसी स्टोर से बैग करके यानी मांग करके प्राप्त करता था, या फिर किसी बिग फार्म से, किसी बड़ी फर्म से मांग करके प्राप्त करता था। जो भी सामान वो प्राप्त करता था उन्हीं से ही वो ये रेड ट्रैप बनाया करता था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन फिर भी उसका ये जो काम था, ये जो बिज़नेस था, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता था उसको। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड प्रैटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है अपनी रोजी रोटी चलाना, है ना, अपनी पेट भरना। तो अपने पेट भरने के लिए वो केवल ये मांगने के अलावा छोटी मोटी चोरियां भी करता था। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स। और फिर भी उसके जो कपड़े थे वो हमेशा फटे पुराने होते थे। हिज चीक्स वर संकन। और उसके जो गाल हैं वो पिचके हुए थे, हम कह सकते हैं अंदर की ओर। संक माने डूबना, मतलब अंदर की ओर पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज। और जो भूख थी वो हमेशा उसकी आँखों में साफ दिखाई देती थी। तो ऐसा लगता था कि वो काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है, बड़ा भूखा है।
नो वन कैन इमेजिन, कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबाउंड, कि इस तरह के एक वैगाबाउंड का मतलब आवारा घुमक्कड़ व्यक्ति, तो इस तरह के एक आवारा घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए जो जीवन है वो कितना सैड एंड मोनोटोनस होगा, यानी दुखद और बड़ा ही नीरस होगा। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो हमेशा सड़क के किनारे पैर घसीटता हुआ, प्लॉट्स का मतलब एक पैर घसीटते हुए, यानी वो चलता रहता है। एंड लेफ्ट थ्रू हिज ओन मेडिटेशन, और हमेशा अपने विचारों में ही खोया रहता है। तो बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये जो आदमी है ऐसे विचारों में पड़ गया, यानी इसके दिमाग में ऐसे विचार आए विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको वास्तव में बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगे, उसका मनोरंजन हुआ। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वह नेचुरली स्वाभाविक रूप से अपने जो रैट ट्रैप्स थे उनके बारे में सोचने लगा। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, कि वो सोचता है कि पूरा संसार जो उसके चारों ओर है, जब पूरा संसार जिसमें लैंड्स हैं, सीज़ हैं, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस हैं, इसके जितने भी सिटीज़ विलेजेस, वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, वो और कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। मतलब वो जैसे रैट ट्रैप बेचा करता था, उसने एक दिन सोचा कि ये पूरा जो संसार है ना, वो भी एक रेड ट्रैप की भांति है। इसमें बहुत सारे लैंड हैं, सीज़ हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, उस सब को मिला करके वो क्या हैं, ये पूरा संसार एक रेड ट्रैप की जैसा ही है। उसने ऐसा सोचा। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़ दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, और वो सोचता है कि ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता, इसका अस्तित्व जो है वो सिर्फ कभी भी किसी दूसरे पर्पज़ के लिए नहीं है, बल्कि किस पर्पज़ के लिए, लोगों को बेट्स डालने के लिए, यानी लोगों को फंसाने के लिए, उनके लिए ये चारा डालता है, उनके लिए ये प्रलोभन यानी कि लालच देता है और लोगों को फंसाता है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, exactly as the rat trap offered cheese and pork. As soon as anyone let himself be tempted to touch the bed, it closed it on him, and then everything came to an एंड। और वो क्या कहता है कि इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, यानी ये क्या ऑफ़र करता है, ये रिचेस और जॉयस ऑफर करता है, यानी कि धन, खुशियाँ, है ना, सरल यानी रहने के लिए जगह देता है, खाने के लिए भोजन देता है ना, जो भी हमें ज़रूरत होती है, हीट की, गर्मी की या कपड़ों की जो ज़रूरत होती है, इन सारी चीज़ों को ये हमें ऑफ़र करता है। और ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से एक रैट ट्रैप होता है, वो एक चूहे के लिए क्या ऑफ़र करता है उसमें, यानी हम चूहे को पकड़ने के लिए रैट ट्रैप के अंदर चीज़ लगा देते हैं, है ना, क्या लगा देते हैं, चीज़ का मतलब यहाँ पे पनीर से है, और पोर्क है, पोर्क एक प्रकार का मांस होता है सूअर का, तो उसके मांस का टुकड़ा हम डाल देते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति उसमें अपने आप को अंदर ले जाता है उसको पकड़ने के लिए, यानी हर कोई उसे देख कर के, चूहा जो होता है वो उत्सुक होता है कि मैं जा कर के उसको खा लूं, और वो जैसे ही अंदर जाता है और उसको टच करता है, तो टच करते ही क्या होता है, वो बंद हो जाता है, उसको उसी में बंद कर लिया जाता है और एवरीथिंग एंड हो जाती है, यानी उसकी लाइफ का अंत हो जाता है, वो उसके अंदर ही फंसा रह जाता है। तो ये संसार है, वो सोचता है ये भी एक बड़े रैट ट्रैप के ही जैसा है, और इसमें जो भी बहुत सारे लालच हैं, ये अंदर जो रखा होता है वो बेट होता है, एक लालच होता है, और हर कोई इस लालच की वजह से इसमें फंस जाता है, और बहुत सारी चीज़ें लालच मिलती हैं और वो इंसान इसमें फंस जाता है, जैसे चूहा फंसता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और वो सोचता है कि ये जो संसार है वो कभी भी उसके लिए कभी काइंड नहीं रहा, कभी भी दयावान नहीं रहा। सो इट गैव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसलिए ये जो सोचना है उसका इस तरह से संसार के बारे में, वो उसको खुशी देता है, एक अनवांटेड जॉय देता है, एक असामान्य सी खुशी उसको देता है जब वो इस संसार के बारे में इतना बुरा सोचता है इस तरीके से। तो इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स,
to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. और इट बिकेम, मतलब ये उसका एक चेरिस्ड पास टाइम बन गया था, यानी एक बहुत ही चेरिस्ड का मतलब होता है हेल्ड डियर, यानी संजोया हुआ, यानी बहुत अच्छा। और पास टाइम का मतलब क्या हो गया, अम्यूज़मेंट, उसका मनोरंजन करने वाली कोई चीज़। तो इस तरह का उसका बन गया था। वो जब भी जो ड्रेरी प्लॉडिंग्स में जाता था, यानी अपनी जो ड्रेरी का मतलब बहुत ही परेशान कर देने वाली, जो एकदम डल टाइप की उसकी प्लॉडिंग्स होती थी, यानी वो पैदल चलता रहता था, तो उस समय वो यही सोचता रहता था कि जो लोग हैं वो किस तरह से अपने आप को इस डेंजरस स्नेयर में, स्नेयर का मतलब जाल या फंदा, किस तरह से वो अपने आप को इस खतरनाक जाल में फंसने देते हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और वो दूसरों के बारे में भी सोचता था, दूसरे लोगों के बारे में जो अभी भी, यानी एक इंसान जो उसमें फंस गया है उसको देखते हुए भी वो उसके चारों ओर घूमते हैं। जैसे जो माउस होते हैं, चूहे होते हैं, रैट ट्रैप में एक चूहा फंस गया है और फिर भी दूसरे चूहे हैं उसमें जो खाने की चीज़ रखी है, जो फंस गया है वो अब उस खाने की चीज़ को नहीं छुएगा, जो जिसकी वजह से वो फंसा, जो अंदर फंसा हुआ है वो नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी जो बाहर घूम रहे होंगे वो चूहे, वो उस रेड ट्रैप के चारों ओर घूमते रहेंगे, क्योंकि उनकी भी इच्छा होगी कि वो भी उसके अंदर जा सकें और उसको खा सकें। तो वो यही कह रहा है कि इंसान भी ऐसा ही है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो उसको अपने आप को फंसा लेते हैं इस रेड ट्रैप में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके प्रलोभन में चारों तरफ उसके घूमते रहते हैं। तो वो इस संसार की तुलना अपने इस रेड ट्रैप से करता है इस तरह से। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रूडिंग अलॉन्ग द रोड, है ना, एक डार्क इवनिंग के समय, यानी अंधेरी शाम थी और उसके समय वह क्या कर रहा था, ही ट्रूडिंग अलॉन्ग द रोड, यानी वह सड़क के किनारे, ट्रूडिंग का मतलब बहुत ही गिरते पड़ते हुए चलना, बहुत ही थका हुआ होना, तो थका हुआ सा चल रहा था। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, तभी क्या हुआ, उसकी नज़र सड़क के किनारे ही एक बहुत ही एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। ग्रे का मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ही भूरी सी, या फिर कहें कि बहुत ही भद्दी सी एक कुटिया बनी हुई थी, यानी कोई रहने का स्थान, और उस पर उसकी नज़र पड़ी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और चूँकि उसे रात हो चुकी थी तो उसने उसका जो डोर था उसको नॉक किया और पूछा, जो भी अंदर होगा उससे पूछा कि क्या वो रात बिताने के लिए वहाँ पर कुछ समय रह सकता है। तो नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, तो उसको न तो रिफ्यूज़ किया गया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मैट हिम, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। तो उसको रिफ्यूज़ तो नहीं किया गया, बल्कि क्या हुआ, द सोर फेसेस, जे ऐसे बेकार के चेहरे जिन्हें वो अक्सर रोज़ाना मिला करता था, है ना, उनके बजाय जो ओनर था उस कुटिया का, जो मालिक था, एक ओल्ड मैन था जिसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे, और वो भी काफ़ी खुश था एक व्यक्ति को अपने साथ पाकर उस अकेलेपन में, क्योंकि वो अकेला ही रहता था और उसके साथ कोई नहीं था, और उसने सोचा कि चलो आज रात तो मेरे साथ कोई होगा मुझसे बात करने के लिए, तो वो खुश था। इमीडिएटली ही पुट द पॉलिश पॉट ऑन द फायर एंड गैव हिम सपर, और उसने तुरंत ही क्या किया, उस ओल्ड मैन ने जो पॉलिश पॉट है, यानी दलिया बनाने का जो बर्तन था, वो आग पर रख दिया, चढ़ा दिया, यानी दलिया बनने के लिए रख दिया। और जब वो बन गया दलिया तो उसने क्या किया, गैव हिम सपर, उसको शाम का जो भोजन होता है वो खाने को दिया। देन ही कवर्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और फिर उसने क्या किया, तंबाकू के अपने रोल से एक बड़ा सा स्लाइस उसने काट लिया, यानी उसको कार्ड ऑफ का मतलब काट लेना ही होता है, तो उसको काट लिया। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और इतना काट लिया कि जो स्ट्रेंजर की पाइप और अपने खुद के लिए काफ़ी हो जाए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में उसने क्या किया, एक पुराना कार्ड्स का एक पैक निकाल लिया। एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और वो अपने उस अतिथि के साथ में बेड टाइम होने तक, यानी सोने का समय होने तक
उसके साथ में मजोलिस एक गेम का नाम होता है जो कार्ड्स के द्वारा खेला जाता है, तो वो उसके साथ बैठ करके मजोलिस खेलता रहा। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरिज एंड टोबैको। ये जो बूढ़ा आदमी है वो अपने एक तरह से अपना भरोसा करने में, कॉन्फिडेंस यानी कि भरोसा करने में उतना ही जनरस था, उदार था, जितना कि वो दलिया व तंबाकू देने में था। यानी उसने बड़े ही दयालुता तरीके से उसको दलिया और तंबाकू दिया था और उतना ही वो भरोसेमंद था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, और जो गेस्ट है उसको तुरंत ही बता दिया गया था दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हीज host had been a crofter at Ramshaw Iron Works and worked on the land। उसको बताया गया था, जो गेस्ट आया है उसको, कि उसका जो साथी है यानी जो होस्ट है यानी कि जो ओल्ड मैन है वो अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, यानी जब उसका दिन बहुत अच्छे चल रहे थे उस समय वो क्या हुआ करता था, एक रामसजो आयरन वर्क्स था, यानी किसी फर्म का नाम था ये रामसजो आयरन वर्क्स। तो उस आयरन वर्क्स में वो एक किसान था, क्रॉफ्टर था, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वो खेती करता था यानी लैंड में काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब वो जो डे लेबर है यानी जो मेहनत का काम है, मजदूरी है, वो उसको नहीं कर सकता है। इट वॉज इज काऊ विच सपोर्ट हिम, तो अब उसके पास केवल एक गाय है जिससे उसका गुजारा चलता है। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वो कहता है हाँ उसका जो बॉसी है, बॉसी का मतलब उसका जो एक तरह से लवेटा होता है, बहुत असाधारण है। मतलब जो दूध वो गाय देती है वो बहुत ही असाधारण है, नॉर्मल नहीं है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और वह प्रतिदिन क्रीमरी के लिए यानी क्रीम बनाने के लिए, मक्खन बनाने के लिए वो उसकी गाय उसको दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और उसने बताया कि पिछले ही महीने उसे उस दूध के पेमेंट में लगभग 30 क्रोनर उसको मिले थे। यानी उसको बताता है कि वो काफ़ी अच्छा बिजनेस चलता है उसका, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा है, पर वो गाय के दूध को बेच करके पैसे कमाता है, ऐसा उसने उसको बताया। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window। तो incredulous माने क्या होता है कि जिस पर किसी ने विश्वास नहीं किया हो। तो वो कहता है कि निश्चित रूप से ऐसा लगा होगा कि जो अजनबी है, जो स्ट्रेंजर है, उसको इस बात का विश्वास नहीं हुआ हो जो ओल्ड मैन ने उसको बताई। तो जो फॉर द ओल्ड मैन, क्योंकि जो बूढ़ा आदमी है वो उठा वहाँ पर और जो खिड़की थी उसके पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, और उसने क्या किया, एक चमड़े की एक पाउच था, एक थैला सा बना हुआ था, वो उसने निकाला। विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि कहाँ पर था, जो विंडो की उसकी फ्रेम थी, जो विंडो बना होता है उस पर फ्रेम लकड़ी का बना होता है, तो उस पर कील एक गड़ी हुई थी और उस कील से लटका हुआ था। एंड पिक्ड आउट ऑफ 3 रिंकल्ड 10 कॉर्नर बिल्स, और उसने क्या निकाले उसमें से 3 रिंकल का मतलब सिकुड़े हुए 10 क्रोनोर के यानी 10 क्रोनोर के 3 बिल उसने निकाले। उसने बताया कि मुझे ये 30 क्रोनोर मिलने वाले हैं, क्रोनोर वहाँ की करेंसी थी। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और उसने क्या किया, उन बिल्स को यानी वो जो पैसे थे या कहें उनको क्या किया उसने, जो अपना गेस्ट था उसकी आंखों के सामने रख दिया। नोडिंग नोइंगली, और जानबूझकर अपना सिर हिलाते हुए या बताते हुए कि देखो ये रहे पैसे, है ना। उसके पास वो बिल भी थे और पैसे भी थे उसमें। तो उसने पहले उसको बिल दिखाया कि देखो मेरे पास ये 3 बिल हैं, इनसे मुझे पैसे मिले। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसने उनको वापस उसी पाउच में रख दिया जिसमें से उसने उसे निकाला था। फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, और अगले दिन दोनों आदमी यानी ओल्ड मैन और वो रेड ट्रैप वाला वो सही समय पर जग गए। गुड सीजन का मतलब सुबह जल्दी उठ गए। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ,
और जो क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्टर का मतलब किसान ही होता है। किसान को जल्दी थी अपने काव का दूध निकालने की। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और जो दूसरा आदमी है रेड ट्रैप सेल बेचने वाला, उसने सोचा कि संभवतः ये बात अच्छी नहीं होगी कि जब घर का मालिक उठ चुका है तो मैं अपने बिस्तर में बना ही रहूं। मैं उसका अतिथि हूं, तो जब वो उठ गया है तो मुझे भी अब उठ जाना चाहिए। ये लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, तो उन्होंने सेम टाइम पर यानी एक समय पर, समान समय पर ही कॉटेज को छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और क्रॉफ्टर ने क्या किया, दरवाजे को लॉक किया और जो की थी उसकी अपनी पॉकेट में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो रेड ट्रैप सेलर था उसने ओल्ड मैन को गुड बाय और थैंक यू बोला। एंड देयरअपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चलते गए या चलते बने। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन लगभग आधा घंटे के बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। जो रेड ट्रैप पेडलर था, पेडलर मतलब फेरी वाला, जो फेरी लगा करके लोग सामान बेचते हैं ना, उनको हम कहते हैं पेडलर। तो जो पेडलर था रेड ट्रैप सेलर, वो एक बार फिर उसी दरवाजे के सामने आकर खड़ा हुआ था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, और हालांकि उसने उस दरवाजे में अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो तो केवल एक जो विंडो थी उसके पास में पहुंचा और स्मैश्ड अ पेन, और उसने क्या किया, स्मैश्ड माने तोड़ देना, और पेन का मतलब एक शीशा, तो खिड़की का एक शीशा उसने तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और जो पाउच जिसमें 30 क्रोनर रखे हुए थे वो पाउच उसमें से निकाल लिया, उसने उठा लिया। ही टुक द मनी, उसने पैसा अपने पास रखा। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसमें से पैसा निकाला, जो भी 30 क्रोनर थे उस पाउच से निकाले और उनको अपनी पॉकेट में रख दिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और उसने फिर जो लेदर पाउच था जिसमें 30 क्रोनर रखे हुए थे वो वापस उसी जगह पर रख दिया जहाँ से उसने लिया, और फिर अपने रास्ते चलता गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और जब वो अपने इन पैसों को अपनी पॉकेट में रख कर के चल रहा था तो वो अपनी इस स्मार्टनेस पर, अपनी इस चतुराई पर बड़ा ही खुश हो रहा था। अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था कि जैसे उसने कितना बड़ा काम कर लिया है, उसने वो पैसे चुरा लिए हैं। He realized of course, वास्तव में उसने महसूस किया दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसने महसूस किया कि सबसे पहले तो वो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जो पब्लिक हाईवे है यानी सार्वजनिक जो स्थान था, जो सड़क थी, उस पर कंटिन्यू नहीं करेगा, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि वो सड़क से मुड़ जाएगा इनटू द वुड्स माने जंगल की ओर। मतलब उसने सोचा अगर मैं सड़क पर चलूँगा तो हो सकता है कि जो ओल्ड मैन है जिसके वो पैसे हैं उसको पता चल गया हो और उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो हो सकता है कि पुलिस इसी रास्ते से गुजरे और मुझे पकड़ ले। तो उसने सोचा कि मैं रास्ता चेंज कर दूं, तो वो एक जंगल था, उस जंगल की ओर चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, और अपने पहले 1 घंटे तक तो उसको कोई भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में दोपहर होने तक ये बहुत ही बुरा हो गया उसके साथ में। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, क्योंकि ये एक बड़ा और बहुत ही कन्फ्यूज़ करने वाला फॉरेस्ट था जिसमें कि वो अब फंस चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसने कोशिश की इस बात को अपना विश्वास करने के लिए कि वो केवल एक ही डेफिनेट डायरेक्शन में चलता रहेगा। जैसे कि वो एक ही दिशा में चलेगा तो हो सकता है कि वो सड़क पर आ जाए, इधर उधर घूमेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी कि वो जंगल से कहीं चला जाएगा। उसने सोचा एक ही दिशा में चलता जाए, तो उसने ऐसा किया जिससे कि वो पहुंच जाए। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन ये जो रास्ता था वो कभी इधर मुड़ता था कभी उधर मुड़ता था, यानी आगे पीछे उसमें बड़े ही विचित्र मोड़ आते थे और वो कितना भी सोचता था कि वो निकल जाएगा बट वो निकल नहीं पाया। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और वो बिना जंगल के एक छोर तक आए
लगातार चलता ही रहा एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में उसने ये महसूस किया दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो केवल फॉरेस्ट के एक ही हिस्से में बार बार वहीं घूम रहा है और कहीं भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, और तुरंत ही उसको वो अपने थॉट्स याद आए, अपने वो विचार याद आए जो उसने इस संसार और रैट ट्रैप के बारे में सोचे थे। क्या विचार सोचे थे उसने? कि ये जो संसार है वो बिल्कुल एक रैट ट्रैप की तरह से है और लोग इसमें बहुत सारे प्रलोभन मिलते हैं, उनकी वजह से लालच मिलते हैं, उनकी वजह से फंस जाते हैं। तो अब नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और अब उसकी खुद की बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, यानी उसने अपने आप को एक बेट के द्वारा, यानी एक लालच या प्रलोभन के द्वारा अपने आप को मूर्ख बनने दिया और इस जाल में फंस गया। यानी जो पैसे उसे दिखे वो एक तरह का उसके लिए वही चीज़ का काम कर रहे थे, उस पोर्क का काम कर रहे थे जो कि एक रैट ट्रैप में लगा देते हैं, तो वही उसके लिए एक लालच थे और वो उसको चाहने की इच्छा में इस जाल में फंस गया है। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, यानी पूरा का पूरा जो जंगल था उसमें जो पेड़ थे जिनकी ट्रंक्स थी, ब्रांचेस थे और उसका जो थिकेट्स थे, और मतलब जो घना जंगल था हम कह सकते हैं, यानी कि जो झुरमुट कह सकते हैं, बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, झुंड होते हैं पेड़ों के, और उसमें जो फॉलन लॉग्स थे यानी गिरे हुए लकड़ी के जो टुकड़े थे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, यानी वो उन सब ने उसको क्या कर लिया था, बंद कर लिया था। किसकी तरह से? एक इम्पेनिट्रेबल का मतलब जिसमें घुसा नहीं जा सकता, एक ऐसे प्रिजन में उसको बंद कर लिया था विच ही कुड नेवर एस्केप, जिसमें से वो कभी बचकर नहीं निकल सकता था। तो इस तरह की एक जेल में उसको बंद कर दिया था इन प्रलोभनों की वजह से। यानी ये सारी चीज़ें उसको ऐसा, ये पेड़ पौधे जितने भी थे वो उनको जेल की दीवारें नज़र आ रही थी उसको। इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, यानी दिसंबर का, लेट दिसंबर वाला टाइम था, यानी कि दिसंबर का लास्ट का टाइम था, और जो अंधेरा था वो पहले ही जंगल में छा चुका था, यानी बहुत अंधेरा हो चुका था और जंगल में कोई लाइट तो होती नहीं है, हल्का सा अंधेरा। शाम का टाइम होते ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस दिखाई देने लग जाती है। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इस बात ने खतरे को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, और साथ ही साथ उसकी जो उदासी और उसकी जो निराशा थी वो भी लगातार बढ़ती गई थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंत में जब उसने देखा कि कोई भी रास्ता नहीं है, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, तो वो वहीं एक ज़मीन पर, मतलब वहीं ज़मीन पर बैठ गया, ट्राइड टू डेथ, और शायद मरने की कोशिश करने लगा। ऐसा लगा कि जैसे मानो वो मर गया हो, और मतलब इस तरह से बैठ गया कि सब कुछ हार चुका था, कि कोई भी वहाँ से निकलने के लिए उसका रास्ता नहीं है। थिंकिंग दैट इज़ लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोचने लगा कि उसका जो अंतिम समय है वो अब आ गया है। वो सोच रहा था ये जो जंगल है इतना ख़तरनाक है, इतना घना है, वो यहाँ से अब वापस नहीं जा सकता। पूरा दिन हो गया उसको निकलने में, लेकिन वो निकल नहीं पाया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ग्राउंड पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, तभी उसको एक साउंड सुनाई दिया, एक आवाज़ सुनाई दी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग। और वो कैसी आवाज़ थी? थम्पिंग का मतलब थप थप की आवाज़, और हार्ड का मतलब बहुत तेज़, एक बहुत ही तेज़ थप थप की आवाज़ उसको सुनाई दी। और वो क्या आवाज़ थी? देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, यानी इसमें कोई संदेह नहीं था इस बात का पता लगाने में कि ये क्या थी, किसकी चीज़ की आवाज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया, यानी वो खड़ा हो गया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, यानी ये क्या थी? वो लोहे के कारखाने में जो एक हथौड़े से किसी पर चोट करते हैं, मारते हैं, तो जो आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ थी। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और उसने ये भी सोचा कि जब हथौड़े के चलने की, किसी चीज़ पर टकराने की आवाज़ आ रही है तो निश्चित रूप से वहाँ पर कोई इंसान भी होंगे, लोग भी होंगे, क्योंकि लोग ही ये काम कर रहे होंगे।
ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ थी बॉडी में वो सबको इकट्ठा किया, गॉट अप खड़ा हुआ एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस डायरेक्शन से जो साउंड आ रहा था उसी डायरेक्शन की ओर वो आगे चल पड़ा। द राम्सजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट, और ये क्या था जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी, वो एक राम्सजो आयरन वर्क्स था जहाँ पर वो ओल्ड क्रॉफ्टर काम किया करता था, है ना। लेकिन ये अब बंद हो चुका था और बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था इसको बंद हुए, और वो किसी समय एक बड़ा सा प्लांट था, एक बड़ा कारखाना था विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज, जिसमें क्या होता था, पिघलाने का स्थान था। स्मेल्टर का कहते हैं जिसमें किसी चीज़ को पिघलाया जाता था, तो लोहे को पिघलाया जाता था, है ना। बेलने का कारखाना था यहाँ पर, रोलिंग मिल, और भट्टी थी, एक फॉर्ज थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनाल, और गर्मी के दिनों में क्या होता था, गर्मी के दिनों में भारी भारी लदी हुई माल ढोने वाली जो बोट्स हैं उनकी जो लाइन लगी रहती थी उस नहर पर तैरती हुई आती थी उस कैनाल पर, विच लीड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, है ना, जो एक बड़ी और इनलैंड लेक, माने इनलैंड का मतलब जो अंदर की ओर बहने वाली जो झील होती थी उसकी ओर जाती थी, है ना। और सर्दी के दिनों में क्या होता था, एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, सर्दी के समय में जो कारखाने की जो मिल थी इसके आसपास की जो सड़कें थीं वो क्या हो जाती थी, वो ब्लैक हो जाती थी, यानी बिल्कुल काली हो जाती थी। फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, है ना, वो बिल्कुल काली हो जाती थी, किससे, कोयले की धूल से, और जो बड़े बड़े कोयले के जो खांचे होते हैं उनसे छन करके वहाँ पर गिर जाती थी, है ना। उनसे क्या होता था कि वो पूरी रोड जो थी वो खाली हो जाती थी, काली हो जाती थी, है ना। क्रेट्स माने क्या होता है, खांचा जिसको कहते हैं, जैसे पैकिंग केस भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, यानी जो लंबी लंबी जो डार्क माने अंधेरी जो शाम होती हैं, ऐसी ही एक शाम के दौरान जो कि क्रिसमस से ठीक पहले होते हैं, जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, स्मिथ कौन होता है यहाँ पे, ब्लैक स्मिथ के लिए बोला गया है जिसको हम लोहार कहते हैं, तो जो मेन लोहार था यानी बड़ा, और उसका हेल्पर, सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस, वो भट्टी के पास में ही एक जो डार्क फॉर्ज थी उसके पास बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे पिग आयरन का, यानी जो कच्चा लोहा होता है उसका वेट कर रहे थे उसमें से निकलने का, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको उन्होंने फायर में डाल रखा था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और वो वेट कर रहे थे कि उसको इंतज़ार कर रहे थे कि वो तैयार हो जाए, जिससे कि उसको एनविल पर, एनविल क्या होता है, एक अहरन कहते हैं हिंदी में इसको, एक आयरन ब्लॉक होता है जिस पर हम जो इस ब्लैक स्मिथ होता है वो हैमर से चोट करता है, तो उस पर रखने के इंतज़ार के लिए वो बैठे हुए थे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप, और कभी कभी क्या होता था कि उनमें से एक खड़ा होता, टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बॉल, यानी एक लंबी सी लोहे की छड़ से, है ना, उस सुलगते हुए ग्लोइंग मास यानी उस सुलगते हुए पदार्थ को हिलाने के लिए, स्टिर का मतलब हिलाने के लिए, उनमें से एक उठता था और वापस लौटता था, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, यानी कुछ ही पल में वापस लौटता था, ड्रिपिंग विद पर्सपायरेशन, है ना, और तब क्या होता था, उसके शरीर से पर्सपायरेशन माने पसीना ड्रिप हो रहा होता था, टपक रहा होता था, क्योंकि बहुत ही गर्मी होती थी, हीट होती थी, तो उस हीट की वजह से उसको पसीना आ जाता था। दो एज वॉज द कस्टम, यद्यपि जैसा कि रिवाज था, परंपरा थी, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, यानी उसने सिवाय एक लॉन्ग शर्ट के और एक पेयर ऑफ वुडन शूज़, यानी लकड़ी के शूज़ के अलावा और कुछ नहीं पहना होता था। लकड़ी के शूज़ क्यों पहनने पड़ते थे, क्योंकि जो लोहे का जो पिघला हुआ लोहा है वो उसकी छींटें कहीं इधर उधर गिर जाए और उस पर पैर पड़ जाएगा तो वो पैर में चुभ जाएंगे, और अगर हम लेदर वगैरह का शूज़ पहने होंगे तो वो उसको जला देगा, लेकिन लकड़ी का जो शूज़ होगा तो उसको जलने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसके पैरों में जलन नहीं होगी। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, और पूरे टाइम उस फॉर्ज में, उस भट्टी में
भट्टी के आसपास क्या होता था, बहुत सारे साउंड सुनाई देते थे। द बिग ब्लोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। और वो क्या साउंड होते थे, जो बिग बेलोज होता है, बेलो माने क्या होता है, एक जिसको हम धौंकनी बोलते हैं। जैसे घरों में आपके क्षेत्रों में जो चूल्हे होते हैं उसमें एक धौंकनी होती है, लॉन्ग पाइप होता है लोहे का, उससे हम उसमें हवा फूंक मारते हैं उससे, तो उसको हम बेलोज कहते हैं। ऐसे ही वहाँ पर धौंकनी थी जो ग्रोंड माने बड़ी तेज़ आवाज़ करते हुए, कराहती हुई सी आवाज़ करती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक, और जो जलता हुआ कोयला था, भट्टी में कोयला डाला जाता था, वो क्रैक होता था, यानी जब कोयले को जलाते हैं तो वो टूटता है, तो उसके क्रैक होने की आवाज़ जो है आती थी। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। मतलब एक फायर बॉय होता है, ऐसी फैक्ट्री जो होती हैं उनमें आग की देखभाल करने वाला एक लड़का होता है, मतलब वो फायर के पास ही रहता है, उसके आसपास ही रहता है। तो वो क्या करता था, सोवेल्ड चारकोल, वो क्या करता था, सोवेल्ड का मतलब होता है एक बेलचा होता है, फावड़े जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम सामान को भर करके, जैसे बालू वगैरह कभी खरीदने गए हो तो वहाँ से बालू को भर करके उस चीज़ से उस बालू को ट्रैक्टर में या किसी दूसरी चीज़ में हम लोड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेलचा। तो वो क्या करता था, उस बेलचे से क्या करता था, भट्टी के अंदर, मौ का मतलब यहाँ पर पेट से होता है, तो वो भट्टी के अंदर क्या डालता था, जो कोयला होता था चारकोल, उसको उसके अंदर डालता था, और साथ ही साथ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर वो करता था, यानी कि खट खट की आवाज़ उससे बहुत सारी होती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और वहाँ से बाहर, यानी जो फैक्ट्री थी, ये जो फर्म थी, उसके बाहर जो वाटरफॉल था, यानी कि झरना था, उसकी आवाज़ थी। जैसे झरना गिरता है तो पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है तो एक आवाज़ करता है, तो वो आवाज़ आती थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और साथ ही साथ क्या होता था, तेज नॉर्थ विंड, यानी जो उत्तरी जो हवा है, वो ईंटों के फर्श वाली छत पर वर्षा के एक तरह से कोड़े बरसाती थी, कोड़े मारती थी, है ना। ब्रिक टाइल्ड का मतलब जो ईंटों के फर्श वाली, है ना। विप माने क्या होता है, कोड़े मारना, मतलब कोड़े से मारती थी, तेज हवा चलती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फॉर्ज। और इन सब साउंड्स की वजह से, इन सारे नॉइज़ की वजह से ही क्या हुआ, संभवतः जो ब्लैक स्मिथ था वो इस बात को नोटिस नहीं कर पाया कि कोई आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया है और वो अंदर फौज के प्रवेश कर गया है। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और उसे तब तक पता नहीं चला जब तक कि ये आदमी बिल्कुल फर्नेस के भट्टी के पास में जाकर के खड़ा नहीं हो गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, वास्तव में निश्चित रूप से ये कोई असामान्य बात नहीं थी, सिंपल सी बात थी। फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स, यानी गरीब जो घुमक्कड़ लोग होते हैं उनके लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, बिना किसी शेल्टर के, यानी रात बिताने के लिए जिनके पास कोई स्थान नहीं होता, ऐसे पुअर वेगाबाउंड के लिए टू बी अट्रैक्टेड, कि वो अट्रैक्ट हो जाएं टू द फॉर्ज, उस फॉर्ज से, यानी उस भट्टी से, यानी उस एरिया से जहाँ से द ग्लो ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की एक चमक, विच एस्केप थ्रू द सूटी पेंस। सूटी पेंस का मतलब होता है यहाँ पर, सूटी माने एकदम कालिख वाला, है ना, कवर्ड विद सूट, सूट का मतलब होता है कालिख, कालिख वाले शीशे से आती हुई प्रकाश की उस लाइट को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाना कोई असामान्य बात नहीं थी, सिंपल सी बात थी। एंड टू कम इनटू द वॉर्म देमसेल्फ, और इन फ्रंट ऑफ फायर, और आग के सामने अपने आप को वार्म करने के लिए वहाँ पर आ जाना। यानी अक्सर जो गरीब घूमने वाले लोग होते थे, वो क्या होता था, जब इस फैक्ट्री से थोड़ी सी लाइट आती हुई दिखाई दे रही होती थी और कोई भी वहाँ से गुजर रहा होता था, और उस समय जब उसके पास रहने के लिए कोई जगह ना हो, तो वो अक्सर क्या करते थे, इसी फैक्ट्री के पास में आ जाया करते थे। वहाँ उनको रात में ठंड के मौसम में थोड़ी सी गर्मी भी महसूस हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पर भट्टी जल रही होती थी और काफ़ी गर्म होता था वहाँ का वातावरण। तो लोग आकर के, जो आवारा लोग होते थे, वो वहीं आकर के रुक जाया करते थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद का जो चैप्टर है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और
इसमें कोई डाउट हो आपको यहाँ तक तो आप वो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।